गाइस नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें रोज नई घोस्ट वीडियो के लिए। हिप्नोसिस और साइकोलॉजी में जय विजय का बहुत बड़ा नाम था। बहुत ही छोटी उम्र में नाम, पैसा, शोहरत काफी कमाया था जय विजय ने। एक दिन ऑफिस में बैठा पेशेंट अपॉइंटमेंट्स चेक कर रहा था जब एक लड़की बिना अपॉइंटमेंट के आई। पहले तो जय विजय ने सोचा कि मना कर देगा, लेकिन फिर सोचा कुछ ही देर की बात है, एक छोटा सा हिप्नोसिस सेशन करेगा और फिर अगली डेट दे देगा। लड़की ने अपनी पूरी परेशानी बताई और फिर आखिर में अपनी मांग बताई। उसे अपनी मरी हुई मां से इतना प्यार था कि अब वो अपनी यादों से उसे मिटाना चाहती थी। साइकोलॉजिस्ट होने के नाते इस तरह के जुनूनी केसेस जय विजय ने बहुत देखे थे और कामयाबी से ठीक भी किए थे। लिहाजा आज भी उसने वही किया। पहले पूरे कमरे में अंधेरा किया, सिर्फ एक लैंप जलाई, एक घड़ी पास में रखी और फिर उस लड़की के सामने बैठ गया। लड़की ने अपना नाम जया और मां का नाम शांति बताया था। जय विजय ने अपनी थेरेपी सेशन शुरू की। मेरी आवाज को ध्यान से सुनो, इस घड़ी की आवाज और मेरी आवाज पर ध्यान दो जया। अब जो जो पूछूं उसका सही जवाब दो। तुम्हें इस वक्त तुम्हारी मां दिखाई दे रही है? इस सवाल का जवाब जया ने सर हिला के हां में दिया तो जय विजय ने दूसरा सवाल किया, क्या नाम है उनका? जया ने जवाब दिया, सपना। जय विजय जवाब सुनकर थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन तिलमिलाया नहीं। उसने दोबारा पूछा, ध्यान से देखो जया और मुझे बताओ कि तुम्हें जो दिखाई दे रहा है वो कौन है और तुम्हारी मां का नाम क्या है? जया ने फिर से कहा, सपना। जय विजय की भौहें हैरानी से सरासी तनी। इस बार थोड़ी दमदार और कड़क आवाज में उसने पूछा, दिमाग को इधर उधर मत घूमने दो, ठंडे दिमाग से बताओ क्या नाम है तुम्हारी मां का? जया ने इस बार एक अलग ही जवाब दिया, महेंद्र। जय विजय जैसे ठंडे दिमाग वाले सैकड़ों ऐसे केसेस हैंडल कर चुके डॉक्टर के लिए भी ये पहली बार कुछ ऐसा हुआ था। वो तिलमिला कर चीखा, तुम क्या बकवास किए जा रही हो? मैं तुम्हारी मां का नाम पूछ रहा हूं और तुम मेरे मां बाप का नाम बता रही हो। जया अचानक जैसे एक गहरी बेहोशी से ऐसा चिल्लाना सुनकर एक झटके से उठी और घबराई हुई इधर उधर देखती शर्मिंदा सा मुंह लिए क्लिनिक से बाहर चली गई। जय विजय ने भी इंटरकॉम उठाया और सेक्रेटरी को बाहर फोन करके कह दिया कि आइंदा बिना अपॉइंटमेंट के किसी को भी अंदर ना आने दे, चाहे कितनी बुरी हालत क्यों ना हो। जिसपे सेक्रेटरी का जवाब जय विजय के होश उड़ा चुका था, क्योंकि उसने बताया कि कोई ऐसी औरत आई ही नहीं थी। जय विजय ने इंटरकॉम रखा तो उसकी नजर अपने सीसीटीवी कैमरा पर पड़ी। क्लिनिक के अंदर की रिकॉर्डिंग देखी तो उसने जो देखा उससे उसको अपने दिमाग के ही दुरुस्त होने पर शक हो गया, क्योंकि पूरे वीडियो में जय विजय कमरे में अंधेरा करके
एक लैंप जलाकर घड़ी को टेबल पर रख के एक खाली कुर्सी से बात कर रहा था। एक साइकोलॉजिस्ट के साथ ऐसा हो तो वो भी वही करेगा जो वो किसी पेशेंट को बोलेगा। जय विजय ने अपनी सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल की और अपने घर की ओर चला गया। सोचा थोड़ा आराम कर लेगा तो ठीक रहेगा, लेकिन किस्मत में ये भी नहीं था। घर का दरवाजा खोलते ही जय विजय को अंदर का नजारा देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उसके सामने उसका पूरा घर उथल पुथल पड़ा था। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा हर एक सामान जमीन पर पड़ा था, बिखरा, टूटा फूटा। पूरा घर बुरे हाल में था। तुरंत ही जय विजय ने पुलिस को फोन किया और पास में गश्त लगाती एक गाड़ी 5 मिनट में ही उसके घर पहुंच गई। जय विजय ने सायरन की आवाज सुनी तो दौड़ा दौड़ा बाहर गया और पुलिस को सारी बात बताते हुए वापस अंदर आया तो जय विजय खुद को पागल समझने लगा, क्योंकि उसकी आंखों के सामने जो कमरा 5 मिनट पहले बुरी तरह एक गोदाम जैसा लग रहा था, वो अब वापस बिल्कुल पहले जैसा, किसी इंसान के घर जैसा साफ सुथरा सजा सवरा दिख रहा था। पुलिस वाला जय विजय को पहचानता था। उसने जय विजय के कंधे पर हाथ रखकर धीमे से कहा, डॉक्टर साहब, आप थके हुए हैं, आराम कीजिए। कोई और होता तो मुझे झूठी शिकायत के नाम पे उसे गिरफ्तार करना पड़ता, लेकिन आपकी बात और है। आराम कीजिए सर, गुड बाय। जय विजय ने भी सोचा कि जो दिख रहा है उससे बड़ा सच और क्या हो सकता है। उसने चुपचाप दरवाजे को बंद किया और नहाकर कुछ देर लेटा तो उसे नींद नहीं आ रही थी। आखिरकार टीवी को ऑन करके बैठ गया। जय विजय बहुत वक्त के बाद आज टीवी देख रहा था। कुछ देर टीवी देखा तो सोचा आज पॉपकॉर्न बना के टीवी देखते देखते खाया जाए। उसने ये बात सोची भर थी कि जब आवाज सुनकर जय विजय पलटा तो उसने देखा कि एक कटोरे में पॉपकॉर्न भर के रखे हैं। माइक्रोवेव की हल्की गर्मी और ताजे पॉपकॉर्न की खुशबू भी आ रही थी। जय विजय को खुद के पागल होने का थोड़ा और शक हुआ और वो उठ के पॉपकॉर्न का बोल उठाने गया तो उसने देखा माइक्रोवेव का तार निकला हुआ था। जय विजय समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ अचानक ये सब क्या हो रहा था। खुद ही पे भरोसा नहीं हो रहा था उसे। उस पॉपकॉर्न से भरे बोल को हाथ में लिए हुए जय विजय माइक्रोवेव की तरफ देख ही रहा था जब एक आवाज ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। जय विजय ने आवाज ध्यान से सुन के उस तरफ देखा तो जय विजय का हर उस चीज पे यकीन मजबूत हो गया जो भगवान और शैतान के बारे में कही जाती है, क्योंकि अभी तक जो टीवी जय विजय देख रहा था, इस वक्त उसी टीवी के अंदर से वही जया जो सवेरे चेकअप कराते टाइम अपनी जगह जय विजय की मां का नाम बता रही थी, वो अपना चेहरा टीवी स्क्रीन से चिपका के टीवी के कांच को खटखटा रही थी। जय विजय के लिए अब बर्दाश्त की सारी हदें पार हो चुकी थी। वो तुरंत घर से बाहर भागा
पुलिस को फोन करके वापस बुलाया और कुछ देर के इंतजार के बाद वही पुलिस जीप जो आई थी वो वापस आई। जय विजय हड़बड़ाता हुआ उन्हें सारी बात बताते हुए घर के अंदर ले गया, जहां घुसते के साथ ही जय विजय की सांस उखड़ने लगी, क्योंकि पूरे घर का सामान ठीक थोड़ी देर पहले की ही तरह इस बार बिखरा पड़ा था। काफी चीजें टूटी फूटी पड़ी हुई थी, जैसे कि घर के अंदर किसी ने बुलडोजर चला दिया हो। पुलिस इंस्पेक्टर ने पूरे घर को देखकर जय विजय से कहा, अरे डॉक्टर साहब, ये तो खतरे वाली बात है, आपको हमें पहले ही बताना चाहिए था। जय विजय को कुछ भी समझ नहीं आया और उसने सवाल के बदले और एक सवाल किया, इंस्पेक्टर साहब, आप ऐसे वक्त में मजाक कर रहे हैं? अभी थोड़ी देर पहले आपने अपनी आंखों के सामने सब कुछ ठीक ठाक देखा था, आप भूल गए? इंस्पेक्टर ने हैरानी भरी निगाहों से जय विजय को देखा और कहा, डॉक्टर साहब, आपकी तबीयत खराब लगती है, मैं अभी अभी यहां आया हूं, कहीं आपने ही तो नहीं किया ये सब? जय विजय ठंडे दिमाग वाला आदमी था, लेकिन ऐसी बातें सुनकर अपना आपा पूरी तरह खो बैठा और पुलिस वालों पर चीख पड़ा, अरे क्या बकवास कर रहे हैं आप? अभी थोड़ी देर पहले जब आप मेरी इसी रिपोर्ट पर आए थे तो रिपोर्ट गलत निकली और आप ही ने कहा था कि मैं थका हुआ हूं और मुझे आराम की जरूरत है, और आप कह रहे हैं कि मैंने खुद ही अपने घर का सारा सामान तोड़ा है। मैं पागलों का इलाज करता हूं इंस्पेक्टर साहब, मैं पागल नहीं हूं। इंस्पेक्टर साहब ने ऐसी किसी बात की उम्मीद नहीं की थी जय विजय से, लिहाजा ऐसे पागलपन में खुद को या किसी और को कहीं कोई नुकसान न पहुंचा दे जय विजय, इसलिए उसे तुरंत सरकारी मेंटल हॉस्पिटल में ले गए। जय विजय भी किसी दूसरे आदमी की तरह कहता रहा, अरे मैं पागल नहीं हूं, छोड़ दो मुझे, मैं पागल नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं, मुझे छोड़ दो। लेकिन हर चोर यही कहता है कि उसने चोरी नहीं की है। जय विजय ने मेंटल हॉस्पिटल में भी बहुत शोर मचाया, मैं पागल नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं, मुझे छोड़ दो। हाथापाई भी हुई और आखिरकार उसे ऑब्जर्वेशन में रखा गया। 2 दिन तक तो जय विजय बिल्कुल ठीक था, लेकिन तीसरे दिन उसने वो कर दिया जिससे कि डॉक्टर्स और सिक्योरिटी की इज्जत पर बात आ गई। जय विजय वहां से भागने की कोशिश में पकड़ा गया और यही नहीं, उसकी जेब से अपनी ही सेल की चाबी भी निकली। यानी दिमाग तो खराब था ही, लेकिन शातिर भी था। एक नामचीन डॉक्टर अगर ऐसी हरकत पर उतर आए तो सबकी भौहें तनेंगी ही। जय विजय को अकेले एक कोठरी में रख दिया गया ताकि किसी और को कोई नुकसान न पहुंचे। कमरा चारों ओर से बंद था, ऊपर एक रोशनदान और सामने एक दरवाजा, एक आवाज करता पुराना पंखा और एक पलंग। बस इतना ही था उस 8x8 के कमरे में। जय विजय समझ चुका था कि भागने की कोशिश या चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। वो जितना शांत रहेगा उतना ही उसके लिए सही है। और चुपचाप खाना खाके रात को पलंग पर लेटते ही जब आंख आखिरकार लगी तो एक अजीब सी आवाज उसे सुनाई दी। आंख खुली तो नजर सीधे पंखे पर पड़ी और आंखें जैसे पथरा गई एक ही पल में। खून ठंडा होता चला गया।
चीख उसके हलक में फंस के रह गई। जय विजय ने आंखें खोली तो नजर पंखे पर गई। पंखे से नीचे वही लड़की झूलती हुई उसी को देख रही थी। जय विजय इस कदर डर गया था कि हाथ पैर भी नहीं हिल रहे थे और पलक झपकते ही वापस सिर्फ पंखा ही घूम रहा था वहां। जय विजय ने राहत की सांस ली और पसीना पहुंचकर वापस ऊपर देखा तो लड़की अपनी उन्हीं चमकती लाल आंखों से उसे देख रही थी। जय विजय एक छलांग मारकर नीचे कूदा और दरवाजे को खोलने की कोशिश करने के बजाय एक कोने में दुबक कर किसी बिल्ली से डरे कबूतर की तरह बैठ गया और तिनके की तरह कांपने लगा। हिम्मत नहीं हो रही थी कि वापस ऊपर देख भी सके, लेकिन अब आवाज सिर्फ पंखे की ही थी। जरा सी हिम्मत करके उसने ऊपर देखा तो कभी वो लड़की तो कभी उस पंखे की आवाज सुनाई दे रही थी। और जो दिख रहा था उसने जय विजय को किसी पत्थर की तरह अपनी जगह पर जमा दिया था। जय विजय के लिए इतना सब शायद कम नहीं था कि तभी उसका पलंग जोर जोर से हिलने लगा और जय विजय की सांसें भी डर से उखड़ने लगी, लेकिन पूरी जान लगाकर भी वो मदद के लिए चीख नहीं पा रहा था। और बस वो पलंग की आवाज, उस लड़की की आवाज और वो पंखे की आवाज बढ़ते बढ़ते जब बेहद तेज हो गए तो जय विजय ने अपने हाथों से अपने कान ढक लिए और आखिरकार चीखा, कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? कौन हो तुम? पलंग गिरा और इसी जोरदार आवाज के साथ सारी दूसरी आवाजें बंद हो गई और सुनाई दी तो बस ढके हुए कानों में एक खुसफुसाती सी आवाज। जय विजय को मेंटल असाइलम से अगले 2 हफ्तों में रिहा किया गया। सारी बातें साफ हुई तो वापस अपनी जिंदगी में जय विजय लौट आया। क्लिनिक पहुंचकर सबसे पहले पेशेंट को खुद ही फोन करके हिप्नोसिस सेशन के लिए जय विजय ने बुलाया और अंधेरे कमरे में घड़ी चालू की और बोलना शुरू किया, तुम गहरी नींद में हो अशोक। मेरी आवाज ध्यान से सुनो। तुम्हारे दिमाग से मेरी मिटाई हुई रत्ना की हर एक याद, हर एक बात आंखें खोलते ही तुम्हें वापस याद आ जाएंगी। तुम्हें मेरे हिप्नोसिस थेरेपी या किसी और बात की कोई याद नहीं रहेगी। तुम पूरी तरह खुद को रत्ना की याद में बर्बाद करोगे। तुम उसे कभी नहीं भूलोगे। जय विजय अपना काम कर ही रहा था जब अचानक वो लड़का अशोक जोर से एक
लड़की की आवाज में चीखा और फिर मुस्कुराता हुआ जय विजय को देख के बोला, शुक्रिया डॉक्टर साहब, पागल खाने में मैंने जो भी आपसे कहा वो करके आपने मेरी मदद की है। इसी के धोखे की वजह से मैंने खुदकुशी की थी। अब ये बर्बाद होगा और मुझे शांति मिलेगी, लेकिन आपने ही इसके दिमाग से मेरी यादें मिटाई थी ना। इस गलती की आधी सजा तो आपको मिल गई, बाकी की सजा की पारी है। इसे गौर से देखो, देखते रहो। गहरी नींद आ रही है तुम्हें, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। अशोक साल भर बाद शराब में डूब के लिवर की बीमारी से तड़प तड़प के मारा गया और जय विजय उसका भी कोई अता पता नहीं मिला। हाँ, लेकिन कहते हैं कि शहर में कभी कभी एक पागल आदमी शीशे के सामने एक चेन से लटकी घड़ी को देखते देखते खुद से बातें करता हुआ दिख जाता है, जो खुद से बात करते करते चीखने चिल्लाने लगता है।